जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य गुरुकुल में। तो दोस्तों, अभी तक आपको हमने पढ़ाया था अभाज्य गुणनखंड करना। अब दोस्तों हम अभाज्य गुणन पर आधारित अपनी अगली प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न करेंगे। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 140। तो दोस्तों आपको गुणनफल करने की मैंने आपको उस दिन भी विधि बताई थी। दोस्तों सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं से ही गुणनफल करते हैं, जिसमें अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है? 2। तो दोस्तों हम जानते हैं 2 सत्ते 14 और 0 का 0, फिर 2 से करेंगे, 2 से फिर 2 3 6, 2 पंजे 10। अब हम दोस्तों जानते हैं कि ये 2 से अब सम संख्या तो है, तो 2 से विभाजित नहीं होगी। तो दोस्तों हम ये भी जानते हैं 3 से भी नहीं होगा। अब हम 5 से करेंगे, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो दोस्तों अगर हम 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे तो दोस्तों उसके गुणनफल आते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, या फिर दोस्तों हम इन्हें घात के रूप में भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 5 और गुणा 7। अब दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है 156। अब दोस्तों हम इसके फैक्टर करते हैं, इसके गुणनखंड करेंगे। ये सम संख्या है तो हम पहले इसके करेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर दोस्तों फिर से करते हैं, 2 तिया 6 और 2 नीम 18। अब दोस्तों हम 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब दोस्तों हम जानते हैं 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। मैंने उस दिन भी दोस्तों आपको बताया था। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें आपको बताया था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और किस तरीके से हम गुणनखंड करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। अब दोस्तों अब हम अपना अगला सवाल लेते हैं 3825। अब दोस्तों हम इसके गुणनखंड करते हैं। अब दोस्तों इसमें हम लेते हैं 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। अब दोस्तों फिर हम 3 से करेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अब हम 5 से करेंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। दोस्तों फिर 5 से करेंगे हम, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब दोस्तों हम जानते हैं 17 क्या है? अभाज्य संख्या। और जब कोई अभाज्य संख्या हमारे गुणनखंड के बीच में आ जाती है तो वो केवल सिर्फ अपने आप से ही विभाजित होती है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड की या अभाज्य संख्याओं की यही पहचान बताई थी कि वो सिर्फ अपने आप से और एक से ही विभाजित होती हैं, तो इसलिए इसे खुद से ही विभाजित किया जाएगा। अब 3825 के 3825 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। और दोस्तों इसे हम छोटे रूप में लिखें, घातों के रूप में, 3 की घात 1 और 1 2, इसी तरीके से 5 की घात 1 और 1 2 और गुणा 17। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है संख्या 5005। दोस्तों अब हम इसके गुणनखंड करेंगे। हम जानते हैं 5 से होगा, 5 एकम 5, 0 और 0, 5 एकम 5। अब दोस्तों ये 5 से तो विभाजित होगा नहीं। अब हम दोस्तों इसे 7 से विभाजित करेंगे, 7 एकम 7, फिर दोस्तों 3 बचे 0, 7 चौक 28 और 7 तिया 21। अब हम जानते हैं दोस्तों ये 11 से विभाजित होगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33, फिर 13 से, 13 एकम 13। ठीक है दोस्तों। तो अब 5005 के हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो ये दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों हम आते हैं अपनी अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इसका अगला भाग 7429। तो दोस्तों अब हम इसके गुणनखंड करते हैं। दोस्तों हम इसे पहले भाग करेंगे 17 से, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 17 चौका 68 और आगे बचते हैं हमारे दोस्तों 6, 62 हो जाएंगे। तो फिर 70 तिया 51 और 17 सत्ते 119। अब दोस्तों अब हम 23 से भाग करेंगे, 23 एकम 23 और 23 निम्मा
117। और फिर दोस्तों अब हम भाग करेंगे इसे 19 से, क्योंकि 19 हमारी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों 7429 के हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। तो दोस्तों हमारी पहले प्रश्न में हमें दो संख्याएं दी हैं, एक तो है हमारे पास 26, हमें इसके गुणनखंड करने हैं 2 एकम 2, 2 3 6। फिर हम दोस्तों हम जानते हैं 13 अभाज्य संख्या है तो ये 13 से ही होगी। फिर दोस्तों हम 91 को लेते हैं, हम जानते हैं दोस्तों ये पहले 7 से विभाजित होगी, 7 एकम 7, 7 3 21। फिर दोस्तों ये 13 से विभाजित होगी, 13 एकम 13। अब दोस्तों HCF निकालने का तरीका मैंने आपको बताया भी था कि पहले हम अभाज्य गुणनखंडों को लिखते हैं। 26 के लिखे 2 गुणा 13, फिर हम लिखेंगे 91 के 7 गुणा 13। दोस्तों जो हमारा दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है 13, तो यही हमारा क्या होगा HCF। अब दोस्तों एलसीएम में मैंने आपको बताया था जो हमारा पहले कॉमन होता है उसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पर था 13 तो 13 लिखा। अब बचा हुआ जो भी है 2 गुणा 7। अब दोस्तों हम इनकी गुणा करेंगे तो ये गुणा करके आएगा 13 गुणा 14, 14 3 42, हासिल 4, 14 एकम 14 और 4 18। तो दोस्तों हमारा एलसीएम आया 182। अब दोस्तों हमसे ये भी बोला है कि हमें जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है, अर्थात इन दोनों का गुणनफल क्या होगा दोस्तों। अगर हम इस संख्या को a मान लें और इसे b मान लें तो दोस्तों हमें सत्यता की जांच करनी है कि a गुणा b बराबर होगा HCF गुणा LCM। दोस्तों मैं HCF को और LCM को पूरा नहीं लिख रहा, आप समझ जाएंगे। H से HCF और L से LCM। अब दोस्तों हम a की जगह पर 26 रखेंगे, b की जगह पर 91। अब दोस्तों हमारा HCF था 13 और LCM आया था हमारा, ये रहा दोस्तों 13 गुणा 2 गुणा 7। तो दोस्तों हम बजाय इन संख्याओं की गुणा लगाने के हम इन्हीं संख्याओं को बना लेंगे। तो दोस्तों देखिए आप 13 और 2 की गुणा करूंगा तो 26 बन जाएगा, 13 और 7 की करूंगा तो 91 बन जाएगा। तो दोस्तों अब आप ये जानते हैं कि ये सिर्फ संख्याएं क्रम विनिमय में लिखी हुई हैं, हम इन्हें ऐसा भी बना सकते थे, क्रम विनिमय में भी नहीं है दोस्तों, ये सेम संख्या होगी तो इनका गुणनफल भी क्या होगा बराबर होगा। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, हैंस प्रूफ, ये आपस में बराबर हो गए। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर जो है हमारा, उसमें पहली संख्या है 510। तो दोस्तों हम पहले 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब दोस्तों हम 5 से करते हैं, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब दोस्तों हम 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। और दोस्तों हम जानते हैं कि 17 क्या है, अभाज्य संख्या है तो ये 17 से ही विभाजित होगी। तो दोस्तों अब इनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और इसी तरीके से दोस्तों अब हम करते हैं 92 गुणनखंड, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब दोस्तों हम जानते हैं 23 क्या है, अभाज्य संख्या, तो 23 एकम 23। और दोस्तों हम 92 के गुणनखंड लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 23। अब दोस्तों हमें क्या लिखना है, पहले HCF क्या होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। तो यहाँ पे सिर्फ दोस्तों आपको सिर्फ 2 ही कॉमन दिखेगा, तो हमारा 2 तो हो गया HCF और LCM में मैंने आपको बताया जो पहले उभयनिष्ठ होता है वो लिखते हैं और फिर बचा हुआ तो 2, फिर ये बचा हुआ 2 लिखेंगे, ऊपर 3 लिखेंगे, 5 17 और 23। तो देखिए दोस्तों 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60, फिर गुणा 17 और गुणा 23। और दोस्तों अब आप देखेंगे ये कितना हो गया, 17 छिक्का 102। तो हमने दोस्तों इसकी गुणा लगा दी, अब हम 23 की लगाएंगे, 23 दूनी 46 और 23 एकम 23।
तो दोस्तों ये आपका क्या हुआ, एलसीएम। और दोस्तों इसी प्रकार से आप इसको भी दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम में लिख सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको बहुत सीमित समय में दिखा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, ये इसे भी ए और बी मान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ए हमारा है 510, बी हमारा है दोस्तों 92। तो यहाँ पर एचसीएफ हमारा था 2 और एलसीएम था हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और गुणा 23। अब दोस्तों हम यहाँ पर भी पिछले वाले की तरह जैसे हमने यहाँ पर बनाया था, हम वही संख्या बना लेंगे, क्योंकि दोस्तों फिर हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल आपस में बराबर ही होता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम अगर 23 के साथ में ये 1 2 और ये 23 ले लेंगे तो दोस्तों ये क्या बन जाएंगे, 92। और बचा हुआ हमारा दोस्तों क्या बनेगा, 2 3 6 पंजे 30 और 30 की 17 में गुणा करेंगे तो 510। और दोस्तों ये इस तरीके से क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा सिद्ध। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसका दूसरे प्रश्न का तीसरा खंड। दोस्तों इसमें पहली संख्या है हमारी 336। दोस्तों पहले हम 2 से ही करेंगे। 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16। फिर दोस्तों 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। दोस्तों फिर से 2 से करेंगे। और दोस्तों 2 से हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमें संख्या सम मिलती रहती है। अब दोस्तों हम जानते हैं ये विषम संख्या होगी, ये 3 से कटेगी 7 बार, और फिर ये 7 अभाज्य संख्या है तो 7 से ही। तो दोस्तों हम 236 के गुणनखंड क्या आए हैं दोस्तों, हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 7। अब दोस्तों हम 54 के लिखते हैं। 54 के हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो दोस्तों हमारा एचसीएफ क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि दोनों में कॉमन होता है। तो एक तो 2 है कॉमन और एक हमारा 3 है। तो दोस्तों 2 गुणा 3 क्या होता है, 6 हो गया हमारा दोस्तों एचसीएफ या फिर मैसेफ। और एलसीएम क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था एचसीएफ, पहले तो एचसीएफ लिखना जो दोनों में कॉमन था और फिर बचा हुआ भाग। तो बचे हुए यहाँ पर 1 2 3 बार 2 है दोस्तों, तो हम 3 बार 2 लिखेंगे। अब दोस्तों एक 7 बचा हुआ है वो लिखेंगे, और यहाँ पर 2 3 बच गए नीचे वाले हिस्से में तो वो लिखेंगे। अब दोस्तों हम इनकी गुणा करेंगे। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर 7 से 21 दिया 63। और दोस्तों जब हम इसकी गुणा करेंगे 3 अट्ठे 24, हासिल के लगे 2। दोस्तों 8 6 48, 49 50 और 62 का 2, हासिल लगे 6 और 4 6 24 और 6 30। तो दोस्तों हमारा एलसीएम आ गया 3024। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, अपने उत्तर की पुष्टि करते हैं। तो दोस्तों इसे हम मान लेते हैं संख्या ए और इसे मान लेते हैं संख्या बी। तो हम जानते हैं संख्या ए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या एचसीएफ गुणा एलसीएम। हमारी पहली संख्या क्या थी दोस्तों, 336 और दूसरी संख्या 54। अब हम एचसीएफ लिखते हैं दोस्तों। हमारा एचसीएफ क्या था, 2 गुणा 3 और एलसीएम क्या था, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3। तो दोस्तों अब हम संख्या बनाएंगे। पहले क्या, जो हमारी संख्या थी दोनों संख्याओं को बना लेंगे। हम जानते हैं हमें 336 बनाने के लिए 4 2 चाहिए, 1 3 और 1 7। तो दोस्तों ये रहे, ये सभी एक साथ दिख रहे होंगे दोस्तों आपको। 1 2 3 4 2 1 3 और 1 7, ये मिलकर क्या बना देंगे दोस्तों, 336। और बचे हुए जो हमारे हैं वो मिलकर क्या बनाएंगे, 2 3 6 और 6 निम्मा 54, ये बना देंगे दोस्तों 54।
अब दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल बराबर बन गए, तो इनका गुणनफल भी क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूफ, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है जिसमें हमारी संख्याएं हैं 12। आप दोस्तों 12 के बहुत आसानी से गुणनखंड करोगे, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसी प्रकार दोस्तों अब हम 15 के करते हैं, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। इसी प्रकार दोस्तों आप 21 के करोगे, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो दोस्तों अब हम इन्हें लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3, और दोस्तों 15 को लिखेंगे 3 गुणा 5, और दोस्तों 21 को लिखेंगे 3 गुणा 7। तो दोस्तों हमारा HCF होता है जो हमारा सभी संख्याओं में कॉमन होता है, और दोस्तों यहाँ पर कॉमन क्या है हमारा 3, तो हमारा HCF हो गया 3 जिसे में से बोलते हैं। और LCM क्या होगा दोस्तों, पहले HCF लिखना और फिर बचा हुआ क्या है दोस्तों, यहाँ पर बचे 2 गुणा 2, और यहाँ पर बचे दोस्तों 5, और यहाँ पर बचा हमारा 7। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम इनकी गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 420। दोस्तों ये आपका हो गया LCM। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर, जिसमें दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पर संख्याएं जो दी हुई हैं, एक तो 17 है, एक 23 है और एक 29 है। दोस्तों आप सभी भली भांति परिचित होंगे जब मैंने आपको अभाज्य संख्या पढ़ाया, तो ये तीनों क्या संख्या है, अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्याओं के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वो खुद और एक। ठीक है दोस्तों, तो इनको तो दोस्तों हमें गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है, आप सब लोग इनसे परिचित हैं। तो इनका दोस्तों हम जानते हैं HCF सदैव क्या आएगा, 1 आता है, और LCM क्या आता है, इन सभी संख्याओं का गुणनफल 17 गुणा 23 गुणा 29। दोस्तों पहले हम 17 में 23 की गुणा कर देते हैं, 17 3 51 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 39। अब गुणा करते हैं दोस्तों 29 में, 29 एकम 29 हासिल को 2, और दोस्तों 29 निम्मा 261 और 2 263 हासिल क्या आएगा दोस्तों 26। अब दोस्तों हम करते हैं 29 तिया दोस्तों हमारे होते हैं 87 में जब हम दोस्तों 26 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 113। तो दोस्तों ये हमारा क्या होगा LCM। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा अगला प्रश्न हो गया। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है 8 के दोस्तों आप सभी लोग बड़े आसानी से गुणनखंड कर लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों 9 के करेंगे, 9 के होते हैं 3 तिया 9, 3 एकम 3, और दोस्तों 25 के भी आप लोग आसानी से कर लेंगे, बहुत सरल गुणनखंड दिए हुए हैं इस प्रश्न में। तो दोस्तों अब हम लिखेंगे 8 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी प्रकार 9 को लिखेंगे 3 गुणा 3, और इसी प्रकार 25 को लिखेंगे 5 गुणा 5। अब दोस्तों आप सब लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, जहाँ पर कोई कॉमन नहीं होता वहाँ पर HCF होता है 1, क्योंकि हम जानते हैं एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। ठीक है दोस्तों, और अब हम LCM लेंगे दोस्तों। LCM क्या होता है, सभी संख्याओं का गुणनफल, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उन्हीं संख्याओं का गुणनफल ही क्या होता है, हमारा LCM होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं 25 अट्ठे 200 और 200 निम्मा 1800। तो दोस्तों इसका LCM हो गया हमारा 1800। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 4 आपकी दिख रहा होगा दोस्तों बोर्ड पर। HCF दिया हुआ हमें 306 और 657 और हमें दोस्तों LCM ज्ञात करना है 306 और 657 का। तो दोस्तों यहाँ पर इस सवाल को करने के लिए आपको मैंने एक संबंध बताया था, जिसमें बताया हुआ था कि अगर दो संख्या A और B दी हुई हैं तो उनका गुणनफल बराबर होता है HCF के और LCM के गुणनफल के। तो दोस्तों इसी का हमें इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर हमें एक संख्या दी हुई है 306 और दूसरी दी हुई है 657। दोस्तों ये नोटेशन होता है किसी भी दो संख्याओं का HCF लिखने का। जैसे दोस्तों मैं मानता हूं कोई संख्या A है और B है,
और इनका एचसीएफ लिखना है। तो इसे दोस्तों नोटेशन में इस प्रकार लिखते हैं, एच मतलब एचसीएफ किसका, ए और बी का, और वो मान लो कोई भी संख्या एक्स हो सकता है तो उसे ऐसे लिखते हैं। दूसरी स्टैंडर्ड नोटेशन है जहां पर ये दोनों संख्याएं दर्शाते हैं। तो संख्या 306 और 657 है। एचसीएफ दोस्तों हमें दिया हुआ है 9 और एलसीएम हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम एलसीएम ज्ञात करेंगे और दोस्तों इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम ज्ञात करना है 306,657 का। लेकिन दोस्तों मैं इसे सिर्फ अगले आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा है, अगली लाइन में इसे सिर्फ छोटे पदों में ही लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, 9 अगर गुणा में है तो आप सभी लोग जानते होंगे जो गुणा में होता है इधर जाकर भाग में चला जाता है। तो हमारा एलसीएम निकलेगा 306 गुणा 657 और भाग 9। अब जानते हैं हम 9 से भाग करेंगे, 9 3 27, 9 4 36। अब दोस्तों हम इसकी गुणा करेंगे, 4 7 28 हासिल लगेंगे 2 और 4 पंजे 20 और 7 21 41 और 2 43 हासिल लगेंगे दोस्तों अब 4 और 4 6 24 और 3 पंजे 15। तो दोस्तों ये हो गए हमारे, हमने करा दोस्तों 4 6 24 और 3 पंजे 15, ये हो गए हमारे दोस्तों 39 और 3 43 हासिल, फिर 4 लगेगा और 3 6 18 और 4 21। ठीक है दोस्तों, ये आएगा हमारा एलसीएम। तो दोस्तों यही हमें याद करना था। तो दोस्तों 3 6 18 और 4 आएगा हमारा 22। तो हमारा एलसीएम हो गया, ये आपका जो दिख रहा है 22,338। तो दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न संख्या 5 है जो बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। याद कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रश्न में ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास कोई संख्या दी हुई है जिसकी घात है n, तो दोस्तों हमसे ये पूछा है कि इसका अंतिम अंक 0 हो सकता है या नहीं। तो और यहाँ पर दोस्तों हमसे कहा है कि n क्या है, n है, n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हम प्राकृतिक संख्याएं रखकर देखते हैं क्या मिलता है। दोस्तों हम अगर n की जगह पर प्राकृतिक संख्या है, दोस्तों मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो गणना के लिए इस्तेमाल करते हैं, गिनती के लिए। मैंने सबसे पहली क्लास में ही आपको बताया था इस तरीके से होती है। दोस्तों अगर हम 6 की घात 1 रखते हैं तो इसका मतलब 6 एकम 6, और अगर दोस्तों हम 6 की घात 2 रखते हैं इसका मतलब 6 अर्थात 36। अगर दोस्तों हम 6 की घात 3 रखते हैं तो 6 की गुणा 3 बार होगी, और वो क्या होती है दोस्तों 6 से 36 का 6 हासिल को 3, 6 से 18 216। और दोस्तों फिर 6 की घात 4 क्या होगा, 6 की गुणा 4 बार, फिर दोस्तों 6 6 36 हासिल 3, 6 कम 6 3 9, 6 दूनी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगर हम 6 की घात 5 लिखते हैं तो 6 की गुणा हम करेंगे 5 बार। ठीक है दोस्तों, हम फिर करेंगे गुणा 6 6 36 हासिल 3, 6 9 54 और 3 57 हासिल 5, 6 दूनी 12 5 17 हासिल 1 और 6 एकम 6 और 1 7। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारा इकाई का अंक हर बार क्या मिल रहा है 6। तो दोस्तों इसी प्रकार हम आगे भी करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा इकाई का अंक 6 ही मिलेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n का अंतिम अंक 0 नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों आज की वीडियो हम रखते हैं इतना ही। मिलेंगे दोस्तों जल्द ही हमारी इस प्रश्नावली के बचे हुए प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वो भी हमारी वीडियो को देखकर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें और अपना इसका सुनिश्चित लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।